एपिसोड के स्टार्ट में हम गो रेलम को देखते हैं जहां पर एक पहाड़ के ऊपर मिस जून खड़ी हुई थी। तभी लिंगजिन बोलता है कि मिस जून, मैंने अभी के लिए मिस्टर जियान के बारे में पता लगा लिया है। यूना ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है, जिस पर लिंग जून कहता है कि वो लिंग फैंग के अंदर है। शाओयान ने अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आइस वैली को नाराज कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि शाओयान को अब आइस वैली नहीं छोड़ेगी, उनकी जान को अब खतरा है। और तभी हम यूनर को देखते हैं जो कि कहती है मिस्टर ली और मिस्टर यू, और वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं और वो उनको बोलती है कि मुझे इक्वलैंड ले चलो। वो दोनों एल्डर उसकी बात सुनते हुए जल्दी से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करते हैं, जिसके बाद जूनर कहती है कि मेरे प्यारे जियान, जूनर आ रही है। अगर किसी ने आपको हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसको देख लूंगी, उसको सबसे पहले मेरा सामना करना होगा। दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो कि एल्डर के साथ उस वैली में आगे बढ़ रहा था, और तभी एल्डर उसको बताते हैं कि यांगयू एंशिएंट आल्टर एक स्ट्रेंज प्लेस है मेरी फैमिली में। दिन के टाइम पर यहाँ पर सनलाइट को कंडेंस किया जाता है और एंशिएंट आल्टर में भी। इसके बाद यहाँ से कुछ फ्लेम्स बाहर आती हैं और फिर वो सन फायर बनाते हैं, जिसको यांग फायर भी बोला जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्यों, लेकिन ये बहुत परेशानी की बात है कि बहुत टाइम से वो फायर बन ही नहीं रही है। और तभी वो एल्डर एक जगह जाकर रुकते हैं और कहते हैं कि बस हम पहुंच गए एंशिएंट यांगो आल्टर में। और फिर वो शाओयान को कहते हैं कि तुम्हें आगे जाने के लिए केयरफुल रहना होगा। उस एंशिएंट आल्टर के अंदर हम सबसे पहले 3 पिलर्स को देखते हैं, जिसके अंदर वो एनर्जी फ्लोट हो रही थी। तभी वहाँ पर शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाओ को लेकर पहुंच जाता है। शाओयान सबसे पहले वहाँ की एनर्जी को सेंस करता है, कहता है कि यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा हॉट है और काफी ज्यादा प्योर भी है, और यहाँ पर हेवन और अर्थ दोनों की पावर मौजूद है। इसके बाद वो टियान हाओ की तरफ मुड़ता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज अर्थ डीमन के साथ मिलकर मुझे और लिटिल फेरी डॉक्टर को प्रोटेक्ट करना, ताकि कोई भी हमें डिस्टर्ब ना कर सके। जिस पर टियान हाओ कहता है कि तुम इसके बारे में फिक्र ही मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तब टियान हाओ वहाँ से ऊपर आसमान की तरफ जाने लगते हैं। जब उनको देखकर शाओयान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, क्या तुमने ये बात नोटिस की है कि ऐसा लग रहा है कि सीनियर पहले की जैसे बिहेव नहीं कर रहे। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगा है, लेकिन हो सकता है कि उनकी लुक्स को देखकर ऐसा लग रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम आइस वैली का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक एल्डर चेयर पर बैठा हुआ था और वो त्यांजे से कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ कितने सारे वॉरियर्स को भेजा था ताकि तुम उस पॉइजनस लड़की को लेकर आ सको, लेकिन तुम तो अकेले ही बचकर आए हो, तुम्हारे साथ वॉरियर्स भी नहीं आए हैं। मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए कि वहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ था। तब त्यांजी रोते हुए कहता है कि इसमें मेरी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि उनके साथ एक दाऊजू वॉरियर भी है। ये सुनकर एल्डर शॉक हो जाता है, कहता है कि दाऊजू वो कितने स्टार का था। जिस पर त्यांजी कहता है कि मुझे लगता है कि वो 1st स्टार लेवल था, क्योंकि वो स्पेस पर बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल कर पा रहा था। इतने में हम चीफ को देखते हैं जो कि त्यांजी के ऊपर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से त्यांजी पीछे जाकर गिरता है। और उसके बाद त्यांजी रोते हुए कहता है प्लीज मुझे माफ कर दे, और अपनी जान बचाने के लिए वो भीख मांगने लगता है। लेकिन चीफ को उस पर जरा भी तरस नहीं आता है और उस पर अटैक पे अटैक करने लगता है, और हम देखते हैं कि त्यांजी की बॉडी फ्रीज होने लगती है। तभी चीफ कहता है कि बाहर निकल आओ, और हम देखते हैं कि एक जगह से बहुत सारा ऑरा कलेक्ट होने लगता है, और वो बहुत ज्यादा एनर्जी एक जगह पर आकर कलेक्ट हो जाती है। वो एक आदमी में कन्वर्ट हो जाता है, और तभी वो कहता है कि तुम डिजर्व करते हो अपनी रेपुटेशन को जीना। उसे देखकर चीफ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है होलो सोल, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तभी आते हो। होलो सोल का वो बंदा आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, उनमें से एक आदमी हमारा भी टारगेट है, तो क्यों ना तुम हमारे साथ मिल जाओ और हमारे साथ मिलकर उनको मारो। और मुझे बताओ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो लॉर्ड बिंग। हाँ, लॉर्ड बिंग काफी देर सोचता है और उसके बाद कहता है कि वो पॉइजनस लड़की मुझे चाहिए, उसके अलावा बाकी लोगों को तुम रख सकते हो। ये बात सुनते हुए वो दूसरा बंदा हंसने लगता है, और होलो सोल का वो बंदा हंसते हुए कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही जैसा मैंने सोचा था, आपने वैसा ही रिप्लाई किया है, और ठीक है, मुझे इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम शाओयान को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी बॉडी से मैं पॉइजनस सील को हटाने वाला हूँ, और उसके बाद मैं उस सारे पॉइजन को तुम्हारी बॉडी के अंदर एक जगह पर इकट्ठा कर दूंगा, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है, और यान हाँ में सर हिलाता है, और उसके बाद वो अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की पहली सील को तोड़ देता है। हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जिसकी बॉडी से बहुत ज्यादा पॉइजन निकलने लगता है, और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रही थी, और कुछ ही देर में वो अपनी बॉडी से सारा कंट्रोल खो देती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर क्रैक्स भी आने लगते हैं, और इतने ज्यादा पॉइजन की वजह से वो ऊपर आसमान में फ्लोट करने लगती है। और हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के इर्द गिर्द फुल पॉइजन बॉडी का एक गेट बन जाता है, लेकिन येन को इस सबसे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था।
और फिर वो लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आ जाता है और स्कॉर्पियन बीस्ट की ऑरा को बाहर निकालते हुए वो लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर उसे इंजेक्ट कर देता है, जो कि बहुत ही आसानी से लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के अंदर मर्ज हो जाता है और उसके साथ कंबाइन होने के बाद लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी का सारा पॉइजन कंबाइन करके अब्सॉर्ब करने लगता है। हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जिसको बहुत ही ज्यादा पेन फील हो रही थी और उसकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा क्रैक्स आ रहे थे और हम देखते हैं कि सारे का सारा पॉइजन उस एनर्जी बॉल के अंदर जाने लगता है। अब येन बोलता है कि अब नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, और उसके बाद वो फायर स्लाइवा को बाहर निकाल लेता है। हम देखते हैं कि वो हर तरफ फैल जाता है और फुल पॉइजन बॉडी के सारी पॉइजन को वो डिस्ट्रॉय करने लगता है। अब वहाँ पर मौजूद सारे पॉइजन को खत्म करके वो फायर स्लाइवा लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के पास चला जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के ऊपर जितने भी क्रैक्स आए हुए थे उसको हील करने लगता है। और तभी येन ये सब कुछ देखकर कहता है कि शुक्र है हमारे पास फायर स्लाइवा था। इसके बाद येन लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि जल्दी से जल्दी इसको सप्रेस करने की कोशिश करो ताकि तुम पॉइजनस पिल बना सको। अब लिटिल फेरी डॉक्टर येन की बात सुनते हुए जल्दी से अपने हैंड साइंस बनाने लगती है और उस कोर के अंदर अपने बॉडी का सारा पॉइजन ट्रांसफर करने लगती है। कुछ देर में हम देखते हैं कि उस कोर के अंदर सारे का सारा पॉइजन स्टोर हो जाता है और तभी येन बहुत ज्यादा खुश होता है, कहता है कि वो कामयाब हो गया, लेकिन नहीं, ये उसकी गलतफहमी थी। हम देखते हैं कि वो कोर उस सारे पॉइजन को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता है और उसके बाद वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस फुल पॉइजन को हम देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से बाहर निकलने लगता है फिर से, और लिटिल फेरी डॉक्टर को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। लेकिन हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं जो यहाँ पर हार नहीं मानती है, अभी भी वो उस एनर्जी को कंप्रेस करने की कोशिश कर रही थी। येन तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन वो फायर स्लाइवा का यूज करते हुए दोबारा से लिटिल फेरी डॉक्टर के करीब उसको भेज देता है ताकि वो फायर स्लाइवा उसको हील कर सके। अब लिटिल फेरी डॉक्टर बार बार उस स्लाइवा को और उस पॉइजनस एनर्जी को कंप्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ हम येन को देखते हैं जो कि ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा था और बार बार उस फायर स्लाइवा को कंप्रेस करके लिटिल डॉक्टर फेरी के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पॉइजनस को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। येन आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है क्योंकि वो देखता है कि फायर स्लाइवा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि वो फायर स्लाइवा खत्म भी हो जाता है। और येन की परेशानी की तो कोई हद नहीं थी क्योंकि वो लिटिल डॉक्टर फेरी की तरफ देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी और लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल खो रही थी। उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हम उस पॉइजनस बॉडी को देखते हैं जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर के ऊपर फुल तरह कंट्रोल करने ही वाली होती है कि तभी हम एंशिएंट अल्टर में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है और वहाँ पर ब्लास्ट होने लगते हैं। उस एनर्जी को देखकर येन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वो देखता है कि उस ब्लास्ट होने के बाद वहाँ की चिंगारियां आकर लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी के ऊपर गिरने लगती हैं और लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी जो कि आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी वो दोबारा से कंट्रोल में आने लगती है और लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी को हम देखते हैं जो कि पूरी तरह से हील हो जाती है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर जरा भी देर नहीं करती है और अपनी कल्टीवेशन फॉर्म में चली जाती है। हम लिटिल फेरी डॉक्टर की कल्टीवेशन करने का तरीका देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो लेटकर कल्टीवेशन कर रही थी, लेकिन येन यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैंने नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी कमाल की है और हमारी इतनी ज्यादा हेल्प करेगी। तभी वो सामने एक गोल्डन कलर की एनर्जी को देखता है जो कि नीचे की तरफ आ रही थी और तभी येन उसे अपने हाथ में ले लेता है और उसे देखकर तो शॉक ही हो जाता है। कहता है बुदा सीड, और सोचता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फायर स्लाइवा इसके साथ मर्ज हो जाएगा और एक बुदा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो सोचने लगता है कि बुदा सीड तो बहुत ही ज्यादा रेयर है क्योंकि इसकी हेल्प से बुद्धिस्ट हार्ट के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। अब येन जल्दी से उस बुदा सीड को अपनी स्पेस रिंग के अंदर रख लेता है और उसके बाद वो आसपास का जायजा लेने लगता है और हर तरफ घूमकर देखने लगता है। सबसे पहले वो बैग की तरफ जाता है और वहाँ पर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा फायर पॉइजन है, लेकिन अचानक से यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर फायर एनर्जी बनना बंद हो गई। येन कहता है कि मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा और अपनी एनर्जी का यूज करते हुए मैग्मा वर्ल्ड के अंदर देखने लगता है और जैसे ही वो उसके अंदर देखता है तो उसे वहाँ पर एक कोड नजर आता है और उसको देखो येन हैरान होते हुए कहता है कि ये तो सनफ्लेम कोर है। फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जब उसके मास्टर ने उसको बताया था कि इस तरह की एनर्जी को बनने में हजारों साल लग जाते हैं और जब ये बनकर तैयार हो जाती है तो इसका यूज किया जाता है पिल 8 और पिल 9 को तैयार करने में। अब येन मास्टर की तरफ देखकर कहता है कि मास्टर जो आप बातें कर रहे हैं मुझे ये सच तो नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही लंबी छोड़ रहे हैं। जिस पर मास्टर येन को मारते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। जिसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और येन कहता है अच्छा तो अब मुझे समझ आया कि सन फ्लेम यहाँ पर बनना बंद क्यों हो गई है, क्योंकि ये सन कोर यहाँ पर उस फ्लेम को ऑब्जॉर्व करने में लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर सन फ्लेम बनना बंद हो चुकी है। येन सोचने लगता है कि मुझे चेक करना होगा कि क्या मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ और उसके बाद वो अपनी गैस फिलिंग एनर्जी को बाहर
निकाल लेता है। नेक्स्ट सीन में हम सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर बर्फ होने लगी थी और सब लोग हैरान हो गए थे कि अचानक से बर्फबारी क्यों हो रही है। और तभी हम आइस क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि ई क्लैन की तरफ बढ़ रहे थे और सभी लोग उनको देखते हुए हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो ई क्लैन की तरफ जा रहे हैं। जिसके बाद हम दोबारा से येन को देखते हैं जो कि अपनी उस एनर्जी को वहाँ पर उस कोर में डाल देता है ताकि वो सन कोर को बाहर निकाल सके। और तभी वहाँ पर येन को पेन होने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये पेन उतना ज्यादा नहीं है जितना पेन मुझे हेवनली फ्लोर को लेने में हुआ था। अब येन उस कोर को मैग्मा वर्ल्ड से बाहर निकाल लेता है। वो कोर बाहर आते ही एक पिलर में जाकर फंस जाता है। हम देखते हैं कि उन पिलर से बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है और ऊपर आसमान की तरफ जाने लगती है। अब येन उसे देखते हुए सोचता है कि मैंने बिल्कुल ठीक सोचा था, ये काफी टाइम से सन फ्लेम को अब्सॉर्ब कर रहा था और अब इसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी बन चुकी है। जिसके बाद वो उस कोर को अपने हाथ में ले लेता है और कहता है कि आज मेरे हाथ बहुत बड़ी चीज लगी है। येन अभी उस कोर को देख ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पर ऐसा फील होता है कि जैसे वो जगह हिलने लगी है। जल्दी से वो उस कोर को अपने स्पेस रिंग में रख लेता है। दूसरी तरफ हम इस क्लैन के लोगों को देखते हैं जो कि ई क्लैन के लोगों के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि वो उस पॉइजनस लड़की को उसके हवाले कर दें और अगर तुम लोगों ने ऐसा ना किया तो ई क्लैन यहाँ पर आज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। और ये बात सुनते हुए ई क्लैन के सारे एल्डर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि सीनियर त्यानज़ी यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी आइस क्लैन के इतने पावरफुल लोगों के साथ। और हमारी क्लैन के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ये लेने के लिए आए हैं और ये किस पॉइजनस लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं। हमारे ई क्लैन तो कभी भी किसी पॉइजनस लड़की के साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है। जिसके बाद हम ई क्लैन के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि सिनलैन से बोलता है कि सिनलैन क्या ये उस पॉइजनस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो कि येन के साथ है, क्या वो पॉइजनस लड़की है। सिनलैन कोई भी रिप्लाई नहीं करती है जिस पर सब एल्डर्स ये बात समझ जाते हैं कि ये वही लड़की है जो कि येन के साथ थी। और तभी एल्डर्स बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि इस लड़की ने हमें कहाँ पर फंसा दिया है, अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर त्यान हाओ और येन आ जाते हैं और येन कहता है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन लोगों का प्रॉब्लम हमसे है और ये हमसे फाइट करना चाहते हैं। आपको इस मैटर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। अब हम ई क्लैन के ग्रेट एल्डर को देखते हैं जो कि येन को ग्रीट करता है। जिसके बाद येन त्यान हाओ से कहता है कि एल्डर क्यों ना हम इनको सबक सिखाएं। और त्यान हाओ क्या कहता है कि हाँ, इनको सबक तो सिखाना होगा। और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर वो आइस क्लैन के लोगों के सामने आ जाते हैं। अब आइस क्लैन में मौजूद फर्स्ट एल्डर बोलता है कि शायद ये वही हैं जिन्होंने त्यानज़ी को मारा था। और तभी वो त्यान हाओ से कहता है कि मैं आपका नाम जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। और त्यान हाओ बताता है कि मेरा नाम त्यान हू है। फर्स्ट एल्डर बोलता है कि त्यान हाओ मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमें उस पॉइजनस लड़की को लेकर जाना है, ये हमारा उस लड़की का मैटर है तो आपको बीच में नहीं पड़ना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं। जिस पर त्यान हाओ कहता है कि इसके बारे में क्या ही कहना चाहिए और अपने एलेक्सिर को साइड पर रख लेता है। तभी फर्स्ट एल्डर समझ जाते हैं कि इसके साथ तो फाइट करनी ही पड़ेगी। और तभी फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि रेडी हो जाओ फाइट के लिए। तभी वो फर्स्ट एल्डर कहते हैं कि हम यहाँ पर इनके साथ फाइट करेंगे और बाकी के दो एल्डर्स उस पॉइजनस गर्ल को ढूंढेंगे, लेकिन इस बार तुमसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर इस बार वो लड़की हमारे हाथ नहीं लगी तो तुम्हें पता है कि लॉर्ड बिंग हमें नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद हम उस फर्स्ट एल्डर को देखते हैं जो कि वहीं पर गायब हो जाते हैं और उसे देखकर त्यान हाओ भी वहां से गायब हो जाता है। और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो फर्स्ट एल्डर और त्यान हाओ जब एक दूसरे से टकराती हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आसमान के अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं क्योंकि उनकी पावर बहुत ही ज्यादा थी। जिसके बाद हम त्यानज़ी को देखते हैं जो कि येन की तरफ देखते हुए कहता है कि आज तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला है, मैं भी देखता हूँ कि आज तुम मुझसे बचकर कहाँ पर जाओगे। इतने में हम किसी के हंसने की आवाज सुनते हैं और तभी वो आदमी कहता है कि त्यानज़ी रुक जाओ, ये लड़का होलो सोल का टारगेट है और इसको मैं ही मजा चखाऊंगा। होलो सोल को देखते हुए वहाँ पर येन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और जैसे ही प्रोटेक्टर सामने आता है तो वो कहता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। येन उसको देखता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी हेवनली सोल को बाहर निकाल लेता है। अब येन जल्दी से अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूज करता है और प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करता है। जिस पर प्रोटेक्टर वू उसके अटैक को रोकते हुए कहते हैं तुम्हारे अटैक्स तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं लेकिन अब तुम्हें मरना होगा क्योंकि तुम हमारे लिए खतरे से खाली नहीं हो। जब लास्ट टाइम तुम्हारे साथ मेरी फाइट हुई थी तो तब तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे लेकिन अब पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। येन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और येन अपने पपेट को बाहर निकाल लेता है जो कि वहाँ पर प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन इससे पहले कि वो प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक करता वो वहाँ पर फ्रीज हो जाता है। प्रोटेक्टर वू जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसे त्यानज़ी कहता है कि आप इस पपेट को मेरे ऊपर छोड़ दें, इसको मैं देख लूंगा, आप बस इस लड़के से फाइट करें। ये सब देखकर तो येन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। अब येन अपनी गैस एनर्जी को बाहर निकाल लेता है, अपने स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है जिसकी वजह से वहाँ पर प्रोटेक्टर वू की वो चैन टूट जाती है जिससे उन्होंने वो अटैक रोका हुआ था। हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वू और येन के अंदर बहुत ही जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो बार बार एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगते हैं। येन की पावर यहाँ पर बहुत ज्यादा कम थी लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्टर वू को कड़ी टक्कर दे रहा था। प्रोटेक्टर वू कहता है कि लड़के तुम अभी भी नहीं सुधरे हो, अभी भी तुम दूसरों की पावर पर डिपेंड
डिपेंड करते हो और इसलिए आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। जिस पर यान कहता है कि आज के लिए तो तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ और देखते हैं कि कौन यहाँ पर मरता है, मैं या फिर तुम। प्रोटेक्टर वो कहता है कि तुम तो बिल्कुल ही यूजलेस हो, तुम्हारे सामने मैं तुम्हारे मास्टर को ले गया लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए हो, तो अब तुम क्या कर पाओगे? ना तुम अपने मास्टर को बचा सके और ना ही तुम खुद को बचा पाओगे। जिसके बाद अपने डार्क ऑरा का यूज करते हुए वो यान को पीछे धकेल देता है और उसके बाद अपनी चेन की हेल्प से वो यान के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन यान भी अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हेल्प से उसके अटैक को डॉज करने लगता है। हम देखते हैं कि यान की स्पीड यहाँ पर बहुत ज्यादा थी कि प्रोटेक्टर वो भी उसको पकड़ नहीं पा रहा था और तभी प्रोटेक्टर वो कहता है कि तुम अभी 2 स्टार दोजी हो, लेकिन 2 स्टार दोजू होने के बाद भी तुम मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सच में यहाँ पर मरना चाहते हो? अब प्रोटेक्टर वो अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जब यान के आसपास बहुत सारे होल्स खुल जाते हैं और उसमें से बहुत सारी चेन्स बाहर आकर यान के ऊपर अटैक करने लगती हैं। यान अपनी हेवनली स्वर्ड का यूज करते हुए उन अटैक्स को रोकने लगता है और उसके बाद अपनी टेक्निक का अप्लाई करता है, लेकिन वो उन अटैक्स को बहुत देर तक नहीं रोक पाता है और उसके अटैक्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ देर में हम देखते हैं कि प्रोटेक्टर वो की वो सारी चेन्स यान को पकड़ लेती हैं और यान कुछ भी नहीं कर पाता है और तभी तियानसी हंसते हुए कहता है कि अब आएगा मजा, इस लड़की को अब हम मजा चखाएंगे और इसके पपेट को तो मैं पकड़ चुका हूँ, इसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद हम प्रोटेक्टर वो को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहते हैं कि इतनी सी पावर लेकर तुम मुझसे फाइट करने के लिए आए थे और तुम्हें लगता था कि इतनी सी पावर के साथ तुम अपने मास्टर को बचा सकते हो। अब यान को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उनकी बातें सुनते हुए वो गुस्से में आते हुए अपनी सुप्रीम पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद उन सारी चेन्स को तोड़ देता है और ये देखकर तियानसी कहता है ओ तेरी, ये क्या हुआ, इसके पास तो सीक्रेट टेक्निक्स है। जिसके बाद तियानसी प्रोटेक्टर वो से कहता है कि तुम्हें ध्यान देना होगा क्योंकि अभी तक तो इसने फर्स्ट लेवल को ही यूज किया है, अगर इसने तीनों लेवल को यूज कर लिया तो इसकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद इससे फाइट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। प्रोटेक्टर वो को इस सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो कहता है कि ये जो मर्जी कर ले और जिस सीक्रेट टेक्निक का भी यूज कर ले ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता है। और हम यान को देखते हैं जिससे उनकी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो सेकंड चेंज का यूज करता है और तभी उसकी एनर्जी को देखते हुए तियानसी कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है और ये हमारे लिए एक बड़ा खतरा साबित होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये थर्ड चेंज को यूज कर सकता है। अब प्रोटेक्टर वो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है कि फिर तो अगर ये थर्ड चेंज को एक्टिवेट नहीं कर सकता है तो बहुत ही आसानी से मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन तभी हम यान को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करने लगता है और उसके हर तरफ हमें चिलिंग फ्लेम देखने को मिलती है जिसको देखकर सभी हैरान रह जाते हैं और तियान हाउ भी उसकी तरफ खड़े होकर देखने लगता है। उस फ्लेम का प्रेशर इतना ज्यादा था कि दूर खड़े लोग भी नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और तियानसी उसकी तो हवाइयां छूट जाती हैं। और तियानसी कहता है कि इस लड़के के पास तो 3 तरीके की हेवनली फ्लेम है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम यान के बालों को देखते हैं जो कि सफेद हो जाती हैं और उसकी बॉडी वहाँ पर हर तरफ बर्फ जम जाती है। वो थर्ड चेंज का भी यूज कर लेता है और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई